अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद एनएम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एनएम सेठी साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जाली डिग्रियों के हवाले से। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहना तो ये चाहिए कि बहुत घिस पिट चुका है, बहुत से टॉक शोज इसके ऊपर हो चुके हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, सवाल बहुत से पैदा हो गए हैं कि जाली डिग्रियां क्या ये इतना बड़ा मसला है कि इसने जो गवर्नमेंट है उसको अननर्व कर दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को अननर्व कर दिया है, तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कोई इसे ये नहीं, सारे यही कहते हैं जी कि हम जाली डिग्री वालों को कंडेम करते हैं, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नवाज से ही आवाज आती है जहां पर नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम बिल्कुल उनके हक में नहीं है जाली डिग्री वालों के, फिर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मीडिया ऐसे जो है समहाउ मीडिया ने इसे ओवर प्ले किया है और इट हैज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। अब ये बुनियादी सवाल है कि अननर्व क्यों हुए। और एक बात जो तमाम लोग इन पार्लियामेंटेरियन से पूछते हैं कि ठीक है जी वो कानून गलत था, मुशर्रफ साहब के अमराना दौर में बनाया गया कि ग्रेजुएशन की शर्त थी, लेकिन क्या उस कानून के बनने के बाद ये जायज़ हो गया कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो जाली डिग्रियां लेकर पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं? सवाल ये पैदा होता है। और अब क्या इस पूरे मसले के ऊपर जितनी भी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ है, क्या इनके दरमियान कोई कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि क्या कोई कानून इस तरह का अब आ जाए कि जो फेक डिग्री होल्डर्स हैं, जिस तरह से उनको आजकल मुसीबतें हो रही हैं, कुछ रिजाइन कर रहे हैं, कुछ की जाली डिग्रियां 32 के करीब जो ऐसे हैं जिनकी जाली डिग्रियां डिक्लेयर हो चुकी हैं HEC की तरफ से कि ये जाली डिग्रियां हैं। अब क्या कोई नया कानून आएगा, किसी कानून में तरमीम आएगी, किसी फैसले की तरफ इशारा होगा? आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आबिद शेर अली साहब से भी बात करें जो कि चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन के, कि वो उनको तो नवाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे हैं और आबिद शेर अली साहब ने कुछ अर्सा पहले तक के इल्जाम भी लगाए थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि बाबर रवान साहब ने भी शायद उन्हें समझाने की कोशिश की है कि यार ये सारे अपनी पेटी भाई हैं, क्यों इनको पंडोरा बॉक्स आप क्यों खोल रहे हैं जाली डिग्रियों वाला। तो सेठी साहब, सबसे पहले तो ये बात हम यहीं से शुरू करते हैं कि ये इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अननर्व क्यों हो गई है सारे लोग, सारी सियासी का? ये हमने पहले भी डिस्कस किया मगर अब ये कुछ थोड़े ज़्यादा सीरियस हो गया है। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है, ये जमहूरियत को बुरा नाम देती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस और हमारी पार्लियामेंट और हमारी जमहूरियत कितनी खोखली है, कितने झूठे लोग हैं कि जाली डिग्रियाँ हैं और फिर जाली डिक्लेरेशंस दिए हैं, तो जमहूरियत को तकलीफ देती, डिस्क्रेडिट करती है। आजकल जो अफवाहें चल रही हैं, मिड टर्म इलेक्शन हो जाएगी, बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा, जुडिशरी, मीडिया और फौज मिलके जमहूरियत की छुट्टी करा देंगे, ये सारी बातें चल रही हैं ना, छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा वो अलग बात है। तो अगर पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट किया जाता है तो फिर ये नए फार्मूले, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, फलाना ढींगड़ा, ये सारे आ जाते हैं इनटू प्ले। तो मेरा ख्याल है एक तो ये इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है बिकॉज वो आपको पता ना, वो डे टाइम लोग दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जा रही है मगर मियाँ साहब की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, तो फिर कौन आ रहा है, क्या हो रहा है? एग्जैक्टली। मिड टर्म इलेक्शन होगी नहीं होगी, मियाँ साहब कहते हैं हमें नहीं चाहिए, कोई एक पीपल्स पार्टी का बंदा कहता है हमें नहीं चाहिए, मगर नून का कोई बंदा उठ के खड़ा कह देता है हाँ क्यों नहीं, मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन चल रही है। एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस एज पार्लियामेंटेरियंस अंडर अटैक है, मीडिया से अटैक आ रही है, जुडिशरी से अटैक आ रही है, और मेरा ख्याल फौज पीछे बैठ के हंस रही है कि ये इनकी हालत देखें और जाहिर है उसका फायदा उठा रहे हैं। तो एक तरफ सबको तकलीफ हो रही, दूसरी तरफ ये भी है जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ जो कोalition गवर्नमेंट्स है ना वो बहुत ही नाजुक है। पंजाब में भी नाजुक कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोटी सी मेजॉरिटी के साथ सिंध में है। ये भी मैंने पहले कहा था, वहाँ अगर 10-20 लोग इधर उधर हो जाएं तो वहाँ भी बड़े मसले क्रिएट हो सकते हैं। पंजाब में 80 सीटें थी क्यू की, उसमें से 46 के करीब ऑलरेडी वो एक यूनिफिकेशन ग्रुप बना हुआ है, वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है जिसके बेसिस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर्स रूल जब लगा हुआ था तो उसके सपोर्ट लेके अपने आप को सपोर्ट किया था। वहाँ से 20-25 लोग इधर उधर हो जाए तो वहाँ भी मसला बन सकता है। क्योंकि देखिए याद रखिए, हुआ ये था कि इलेक्शन में कि जो लोग जीते थे और जो रनर अप थे वो दूसरी पार्टी के थे। एग्जैक्टली। अब अगर पीपल्स पार्टी के 20 लोग 50-20-30 लोग नेशनल असेंबली में उड़ जाते हैं तो रनर अप उस वक्त कौन थे? नवाज वाले थे। तो वहाँ नवाज की पल्ला भारी हो जाएगा और वहाँ 89 सीट्स हैं, जाहिर है 100 से ऊपर चली जाएंगी। तो फिर पीपल्स पार्टी जो मेजोरिटी लेके बैठी हुई है, मियाँ साहब कह सकते हैं मैं भी अब बिड कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। तो वहाँ सारी कॉन्स्टेलेशन चेंज हो सकती है। अगर मियाँ साहब ANP और इनको ले लें तो बड़ा मसला बन सकता है। पंजाब में भी यही, पंजाब में। और अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की वहां भी नुकसान हो जाता है और MQM की बढ़ जाती है तो नेशनल असेंबली के अंदर एक तरफ नवाज बढ़ जाएगा, एक तरफ MQM बढ़ जाएगी, मसला बन जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर
MQM बढ़ जाएगी, पीपल्स पार्टी गिर जाएगी, वहां जो हुकूमत है वो अनस्टेबल हो जाएगी। पंजाब में नवाज शरीफ साहब को नुकसान हो जाएगा, यहाँ क्योंकि रनर आप पीपल्स पार्टी वाले थे तो उनकी सीटें बढ़ जाएगी, शायद उन्हें किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की जरूरत नहीं। आज ये परवेज इलाही साहब कहते हैं ना पंजाब हुकूमत चंद लोटों के ऊपर कायम है, तो लोटों के ऊपर कायम है, तो फिर कल को क्यू वाले भी लोटे बन के तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक नई हुकूमत बना, कोशिश भी की थी। हाँ, तो ये बहुत डेलिकेट मामले हैं, सारा कुछ उलट सकता है यहाँ। इसी वजह से परेशानी तो परेशानी एक तो जमहूरियत डिस्क्रेडिट हो रही है, ऊपर से ये है कि जो इन्होंने बड़े मार मुर के बच बुचा के अपनी हुकूमतें बनाई हुई हैं, कोalitions को चला रहे हैं, वो सारे कुछ कोलैप्स कर सकता है। और मेरा ख्याल है तीसरी एक और इलेक्शन के लिए कोई भी नहीं चाहता कि इस वक्त कोई इलेक्शन हो। जो भी आएगा इसी किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, ऊपर नीचे कोalitions बनानी पड़ेंगी। कोalitions अगर अब नहीं चल रही तो उस वक्त कैसे चलेंगी? 6 महीने और जाया हो जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके अंदर नए नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। अरे सेठ साहब थोड़ा सा इसको आगे, इसलिए ये लोग बहुत परेशान। अरे थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। आपको पता है जब से HEC के पास मामला गया, डिग्रियों की जांच पड़ताल शुरू हुई, अब उसी दौरान अब वो फारूक लगारी साहब जो कि भाई हैं जावेद लगारी साहब के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया एंटी करप्शन के मुकदमात के अंदर। एक के अंदर जमानत हुई, फिर दूसरा मुकदमे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आज वो कल वो रिहा भी हो गए। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये एक डेस्परेट मूव है, इसके ये प्लान्ड है, वाज इट अ सेटअप कि जी इनको किसी तरह से हरास करने के लिए किया जाए, या ये इट इज़ अ कोइंसिडेंस? क्योंकि वो मान नहीं रहा कोइंसिडेंस। नहीं, कोइंसिडेंस कोई नहीं है। इनका ख्याल था कि इस मामले को डिले किया जाए, बहुत डिले किया जाए। पीपल्स पार्टी की यही कोशिश थी कि इसको डिले किया जाए। आपको याद होगा जरदारी साहब भी गरजे थे, जी हाँ बिल्कुल कर यार ये क्या बात, ये मजाक है। 7 साल तो आप चुप करके बैठे रहे 2002 के बाद जब ये ग्रेजुएशन कंडीशन लगी थी, और आज सारे शोर पड़ रहा है। उस वक्त किसी को नहीं याद आया, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। और उस वक्त क्यू वाले भी बैठे हुए थे, हमारे भी लोग थे, सबके लोग थे उस वक्त, तो सारे चुप करके बैठे थे। तो ये उन्होंने इम्प्लाई ये किया कि एक किस्म की साजिश है जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। तो और डिले कर रहे हैं। अब डिले करने का ये मामला ये है कि इन्होंने HEC, और ये मेरा ख्याल है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने सारा गन डाल दिया। वो आबिद शेर साहब जो उन्होंने ये गन डाल दिया। अभी उनसे आज बात जरूर करते हैं, ये भी आपने क्यों किया, आप बड़े मॉरलिस्टिक बन रहे हैं, मगर आपकी पार्टी जो है वो तो घबराई हुई है, आप ही से घबराई हुई है, तो आप इशारे किसके ले रहे हैं अभी पूछते हैं उनसे। तो बात ये है कि लगारी साहब ने भी जिक्र किया, फिर उसके बाद सबने जिक्र करना शुरू कर दिया, और फिर ये जावेद साहब की जो थी ना इशू ये खड़ा हो गया, क्योंकि HEC ने सारी डिग्रीज वेरिफिकेशन करनी थी। अब हुआ क्या है कि HEC के जो चेयरमैन है उनको पहले सेनेट से हटाया गया था, क्योंकि वो बेनज़ीर के बड़े करीब थे, बहुत करीब थे, और वो अच्छे आदमी हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने उनको एक सेनेट सीट दी थी। इनको जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए शौकत तरीन साहब और उसके बाद हफीज शेख साहब के लिए रास्ता बनाना था, तो इनको फिर ये कहा गया कि आप अपनी सेनेट सीट दे दीजिए और आपको HEC का चेयरमैन बना देते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग और गारंटीज भी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, कुछ के भी इतनी जल्दी। लेकिन ये नहीं था पता कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा, उसको तो बिल्कुल ये ऐसा, ये तो मतलब एक था। अब वो वहाँ एक अच्छा आदमी बैठा हुआ है, मगर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। क्या प्रेशर पड़ रहा है? प्रेशर ये पड़ रहा है कि आप देर करें, आप इसको डिले ना करें। उधर स्टैंडिंग कमेटी वाले कह रहे हैं जल्दी करो, सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा हुआ है, जो उनके आगे आता है खटाखट वो डिसीजंस दे रहे हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त 51 से ज्यादा, 51 के करीब लोग जो हैं वो फारिग हो चुके हैं, जिनमें मुस्ताफी भी शामिल हैं, हाँ। जिसके अंदर वो हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और 32 वो हैं जिनकी डिग्रियां बोगस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम लगा हुआ है, हाई कोर्ट भी लगे हुए हैं, और यहाँ तक कि अब हदायत होगी इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप लोग भी शुरू कर दें, हाँ वेरिफिकेशन करना, और छुट्टी जिसकी करानी आप खुद ही करा सकते हैं। साहब यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। आबिद शेर अली साहब से पूछेंगे कि एक तरफ वो इस सारे मामले को आगे लेके चल रहे हैं, और क्या उनकी पार्टी के अंदर से जब ये लोग कहते हैं कि गलत हो रहा है या समहाउ इससे जमहूरियत को खतरा है, तो इसके ऊपर क्या बात हो सकती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।